नमस्कार मित्रों, मैं राजीव रंजन प्रसाद। इतिहास में महान घोषित करने के लिए सर्टिफिकेट खूब बांटे गए हैं। ऐसे ही एक कथित महान आक्रांता था सिकंदर, जिसको विश्व विजेता कहना किसी ढकोसले से कम नहीं। क्या आप जानते हैं कि सिकंदर की जानकारी में दुनिया का जो भूगोल था वह बहुत ही रुचिकर कहा जा सकता है। इसकी व्याख्या के लिए विवेचित करें कि व्यास नदी के तट तक पहुंचते हुए जब उसकी सेना का मनोबल टूटा हुआ था, इसके बाद भी वह आगे क्यों बढ़ना चाहता था। वस्तुतः सिकंदर के पास उपलब्ध भौगोलिक ज्ञान के अनुसार जिस समय वह व्यास नदी के तट तक पहुंचा, वह दुनिया के पूर्वी छोर के लगभग निकट था। जब उसे दक्षिण भारतीय प्रायद्वीप का ज्ञान ही नहीं था, तो चीन, साइबेरिया आदि के अस्तित्व का तो अनुमान भी नहीं रहा होगा। इस यवन आक्रांता का विचार था कि जैसे अटलांटिक समुद्र विश्व का पश्चिमी छोर है, वैसे ही वह समुद्र जिसमें गंगा नदी गिरती है विश्व का पूर्वी सिरा है। इतना ही नहीं, नियरकस के अनुसार सिकंदर की धारणा थी कि चिनाब नदी ही आगे जाकर मिस्र की नील नदी बन जाती है। सार संक्षेप यह कि एक छोर से दुनिया जीतता हुआ वह दूसरे छोर तक आ गया था और धनानंद को हराते ही पूरी धरती पर उसका ही अधिकार होता। ऐसी स्थिति में व्यास नदी से आगे अपने सैन्य अभियान को जारी न रख पाना सिकंदर की सबसे बड़ी निराशा रही होगी। इसके दृष्टिगत माना कि सिकंदर के समय में भूगोल ज्ञान बोध की अपनी सीमाएं थीं, परंतु मुझे भारतीय इतिहास के वर्तमान दौर की पुस्तकें रोचक लगती हैं, जो सिकंदर के लिए विश्व विजेता और महान जैसे संबोधनों से भरी हुई हैं। धतूरे के खेत में बैठकर न्यूटन वाला सेब गिरते महसूस कर यूरेका यूरेका करने वाली भारतीय इतिहास लेखन शैली जब एजेंडाओं, विचारधाराओं के नशा जाल से निकलेगी, तभी हम अपने अतीत पर गर्व करने योग्य हो सकेंगे। इस भूमिका का अर्थ यह नहीं कि सिकंदर एक योग्य लड़ाका अथवा विजेता नहीं था। अवश्य ही उसने बड़ा साम्राज्य अपनी कुशल और आक्रामक युद्ध नीति के बल पर स्थापित किया है। तथापि पूर्ण सत्य यह कि भारतीय परिक्षेत्र में पहुंचने के बाद से ही उसके सपने चाक चाक होने आरंभ हो गए थे। सिकंदर ने भारतीय राजाओं को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए पत्र लिखा, लेकिन तक्षशिला के आम्भिराज के अतिरिक्त प्रायः सभी छोटे बड़े शासकों ने उसे अनदेखा कर दिया। अपेक्षा के विपरीत वे युद्ध की तैयारियां करने लगे। सिकंदर व्यास नदी से लौटा यह तो ठीक, लेकिन भारतीय भूभाग में वह युद्ध करता हुआ अनेक बार पराजय की कगार पर पहुंच गया था। यहां तक कि बार बार घायल किया गया है, मरते मरते बचा है। अथवा इस संभावना को भी अनेक जानकार मानते हैं कि भारत में किए गए युद्धों में लगे जख्मों के कारण ही अंततः उसकी मृत्यु हुई होगी। आइए सिकंदर के भारत अभियान के उन क्षणों पर निगाह डालते हैं जब जब वह बुरी तरह घायल कर दिया गया था। स्मरण रखें कि सिकंदर के भारत अभियान का आरंभ होता है मई 327 ईसा पूर्व, जब वह कुषाण अथवा खावक तर्रे के मार्ग से 10 दिनों की कठिन यात्रा के उपरांत हिंदुकुश पर्वत को पार कर कोहे दमन तक पहुंच जाता है। इसके पश्चात उसने अपनी सेना के 2 भाग कर दिए। एक को अपने सेनापतियों फाइस्टन और पार्टिकस के नेतृत्व में काबुल नदी के दक्षिणी किनारे होते हुए आगे भेजा, जबकि स्वयं अपने लिए उसने कुनार अथवा चित्राल और स्वात घाटियों की उपत्यकाओं पर विजय प्राप्त करने का लक्ष्य रखा और आगे बढ़ा। मुहावरा है कि सर उड़ाते ही ओले पड़े। यही सिकंदर के साथ भी हुआ। उसका सामना सर्वप्रथम कुनार की घाटी में बसे एस्पेसियनों अर्थात आश्वायनों से हुआ। यूं ही मसल कर आगे बढ़ जाऊंगा की मनोभावना से सिकंदर ने आश्वायनों पर हमला किया था,
परंतु जो लोग पराजय को निश्चय जानते हुए भी सर पर कफन बांधकर लड़ने के लिए प्रस्तुत थे, उन पर जीत आसान कैसे होती। अश्वायन योद्धाओं ने यवनों को भारी क्षति पहुंचाई। यहां तक तो ठीक, परंतु लड़ते हुए सिकंदर का कंधा जख्मी हो गया था। युद्ध भूमि में लगा जख्म यवन आक्रांता को इतना नागवार गुजरा कि विजय हासिल करने के बाद उसने अश्वायनों का क्रूर संहार कर दिया। राजधानी में केवल वे ही बचे जिन्होंने भागकर जान बचा ली थी। कंधे का जख्म अभी हरा ही रहा होगा, लेकिन आगे बढ़ने की बाध्यता थी। अतः अश्वायनों के पश्चात न्यासा, तत्पश्चात गौरी अथवा पंजकोर नदी की घाटी में स्थित गुरियन राज्य को जीतकर सिकंदर अब एस्से केनाई जाति के मस्सग नगर आ पहुंचा था, जो अब तक की यात्रा में उसके मार्ग में पड़ने वाला सबसे विशालतम नगर था। मस्सग भी आसानी से नहीं जीता जा सका, अपितु इसके लिए सिकंदर को विविध प्रकार के यांत्रिक सामरिक अस्त्रों शस्त्रों का प्रयोग करना पड़ गया था। येन केन प्रकारेण उसने मस्सग तो जीत लिया, परंतु इस बार युद्ध में सिकंदर का पैर चोटिल हुआ और उसमें घाव हो गया था। अपनी क्रूर प्रकृति के अनुरूप सिकंदर ने मस्सग में भी नरसंहार किया, राजा की हत्या कर दी और उसकी रूपवती रानी को बलपूर्वक प्राप्त कर लिया। कथित महान सिकंदर इस नरसंहार के उपरांत यहां से निकल ओरनोस के दुर्गम दुर्ग को जीतता हुआ आगे बढ़ा। मार्च 326 ईसा पूर्व में उसने एक शुभ मुहूर्त देखकर सिंधु नदी पार कर ली और तक्षशिला आ पहुंचा, जहां का शासक आम्बिराज पहले ही सिकंदर को संधि सूचना भेज चुका था। इसके आगे का अभियान झेलम नदी के इस ओर आकर ठहर गया। राजा पुरु अथवा पोरस ने बेहतरीन तैयारी के साथ यवन सेना का मार्ग रोका। सिकंदर को लगा कि राजा पोरस की सजगता के कारण आसानी से झेलम नदी को वह पार नहीं कर सकेगा। तब शत्रु को चकमा देने की नियत से उसने अनेक बार नदी पार करने का दिखावा किया। वह दिखावे के लिए इस तरह रसद जुटाने लगा मानो उसका इरादा सर्दियों तक वहीं ठहरना हो। अंततः क्रेटेरस के नेतृत्व में एक सबल सैन्य दल को पड़ाव में छोड़कर सिकंदर ने तूफान और बरसात वाली एक रात शिविर से 16-17 मील उत्तर की ओर उस स्थल से जिसे नदी में मोड़ आ जाने के कारण राजा पोरस के सैनिकों द्वारा देखा नहीं जा सकता था, नदी पार की। सिकंदर द्वारा झेलम पार करने की सूचना मिलते ही उस पर आक्रमण किया गया। टॉलेमी के अनुसार पोरस ने अपने पुत्र को 2000 अश्वारोहियों और 120 रथों के साथ युद्ध करने के लिए भेजा। एरियन के अनुसार भीषण संघर्ष हुआ, राजकुमार मारा गया, लेकिन उसकी वीरता अमर हो गई। चूंकि सिकंदर भी बुरी तरह घायल हुआ था, यही नहीं उसका प्रिय घोड़ा बुकाफेलोस भी मारा गया। सिकंदर और पोरस के युद्ध, उसके परिणामों और विरोधाभासों पर हम अलग से चर्चा करेंगे, अतः विषय पर लौटते हैं। झेलम से आगे बढ़ते हुए सिकंदर ने चिनाब नदी पार की, जहां से रावी तक के क्षेत्र पर बिना अधिक रुकावट के उसे विजय प्राप्त हो गई। रावी नदी को पार करने के बाद कठों से जब उसका सामना हुआ, तब लोहे के चने चबाने पड़े। महाभारत के बाद भी व्यूह रचनाओं का अपना महत्व रहा है। कठों द्वारा अपने नगर संकल के बाहर एक पहाड़ी की तलहटी में रथों की तिहरी पंक्ति का शकट व्यूह बनाए जाने का उल्लेख मिलता है। इस व्यूह रचना को न समझ पाने के कारण प्रथम प्रयास में सिकंदर के अश्वारोही बुरी तरह असफल हुए थे। द्वितीय प्रयास में कठों पर विजय अवश्य पाई गई, परंतु अब तक सिकंदर के सैनिकों का मनोबल घायल हो चुका था। यह इतिहासकारों की विवेचना का विषय हो सकता है कि धनानंद की विशाल सेना का मुकाबला करने में सिकंदर सक्षम था अथवा नहीं। इतना अवश्य है कि उसकी सेना आगे बढ़ने और लड़ने के लिए तैयार नहीं थी। बाध्य होकर सिकंदर ने वापस लौटने का निर्णय तो लिया, परंतु झेप मिटाने के लिए उसने घोषणा की कि जिस मार्ग से आया था वहां से वापस नहीं लौटेगा, अपितु सिंधु नदी के मुहाने वाले प्रदेशों और गेड्रोशिया को जीतता हुआ वह अपनी वापसी को भी विजय यात्रा बना लेगा।
सिकंदर के लिए लौटना भी आसान ना हो सका था। पहले तो झेलम और चिनाब के संगम पर उसके 2 पोत डूब गए। इसके अतिरिक्त उसे मालवों और क्षुद्रकों द्वारा संगठित प्रतिरोध किए जाने की सूचनाएं भी प्राप्त होने लगी थीं। सिकंदर ने क्षुद्रकों पर अचानक हमला कर उन्हें पराजित किया। यही रणनीति मल्लों के दमन के लिए भी अपनाई गई थी। चुने गए अश्वारोही और अपने विश्वस्त क्षत्रप टॉलेमी, पिथोन और पार्डिकस के साथ मल्लों पर सिकंदर ने अचानक धावा बोला। आक्रमण में क्रूरता इतनी कि खेतों में काम कर रहे मल्ल गाजर मूली की तरह काट डाले गए। मल्ल रक्षकों ने इस विपदा के बाद भी सिकंदर का बहादुरी से सामना किया। यही नहीं, प्राप्त विवरण के अनुसार एक नगर जो ब्राह्मण बाहुल्य था, वहां भी कलम की जगह तलवार उठा ली गई और शिक्षक छात्रों तक ने लड़ते लड़ते अपने प्राण दे दिए। वस्तुतः मालवों ने यवनों को चुनौती देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। मौका पाते ही एक स्थान पर सिकंदर को घेर लिया गया। उसके वक्षस्थल पर इतना घातक वार किया गया कि वाण कवच को छेद करता हुआ गहरा जख्म बन गया था। स्थिति यहां तक गंभीर हो गई कि यमन सेना में अफवाह विस्तारित हो गई, सिकंदर मारा गया है। मालव दुर्ग तो जीत लिया गया, परंतु सिकंदर की स्थिति और उसकी सेना का मनोबल दोनों ही अब टूट गए थे। सीने में लगा जख्म पक्का था, दूसरा अधिक गहरा घाव था विश्व विजय के सपने का टूट जाना। भारत में उसका अभियान केवल 19 महीने का था, परंतु चुनौतीपूर्ण और निर्णायक। लौटकर सिकंदर अवसादग्रस्त रहने लगा। वह सुरा और सुंदरी में डूब गया। वह बेबीलोन ईरान पहुंचा, जहां केवल 33 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो गई। उपसंहार में यह प्रश्न छोड़ जाना चाहता हूं कि क्या सिकंदर का भारतीय अभियान उसके लिए उतना ही गर्व का विषय रहा होगा जितना हमारी पुस्तकें बता रही हैं। मित्रों, आज इतना ही। फिर मिलता हूं ऐसे ही किसी ऐतिहासिक संदर्भ के साथ। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आप इस प्रस्तुति को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।